इस वीडियो में हम सेल की स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन और उसके डिजीज के साथ को रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी का एक गोल्डन रूल होता है, स्ट्रक्चर डिसाइड्स फंक्शन। इसका मतलब ये है कि सेल या ऑर्गन जिस तरह का बना होता है वही तय करता है कि वह क्या काम करेगा। देखिए, नेचर कभी भी बेकार डिज़ाइन नहीं बनाती और हर स्ट्रक्चर किसी न किसी स्पेसिफिक काम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, इंटेस्टाइन के सेल्स में माइक्रोविली होते हैं ताकि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। अगर माइक्रोविली न हो तो डाइजेशन तो होगा लेकिन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए परफेक्ट होता है। अगर शेप बदल दी जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हमेशा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। मसल सेल्स लंबे होते हैं, उनमें एक्टिन और मायोसिन अरेंजमेंट होता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। न्यूरॉन्स लंबे और ब्रांच्ड होते हैं ताकि सिग्नल दूर तक और वो भी कई डायरेक्शंस में भेजा जा सके। यानी जिस काम के लिए सेल बना है वो उसी के हिसाब से उसकी डिज़ाइन होती है। अब तीसरा पॉइंट कि लॉस ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि अगर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो फंक्शन अपने आप खराब हो जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो एटीपी नहीं बनेगी और सेल एनर्जी क्राइसिस में चला जाएगा। अगर सीलिया टूट जाए तो लंग्स साफ नहीं हो पाएंगे और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए डिजीज़ को समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर डिजीज़ इनमें सबसे पहले सेल्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है और बाद में ऑर्गन लेवल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, फंक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर। यही पूरे सेल बायोलॉजी और पैथोलॉजी की फाउंडेशन है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेल की बाउंड्री नहीं होती, बल्कि ये कंट्रोल गेट की तरह काम करती है। ये ही डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा बाहर जाएगा। इसलिए अगर मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, खासकर नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर मेम्ब्रेन पंप्स और चैनल्स ठीक से काम न करें तो ये आयंस सही बैलेंस में नहीं रहेंगे, जिससे मसल क्रैम्प्स, पैरालिसिस और हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस जैसी कंडीशंस हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है रिसेप्टर डिफेक्ट से। हॉर्मोन्स अपना इफेक्ट तभी दिखाते हैं जब वे सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अगर रिसेप्टर्स खराब हो या एब्सेंट हो तो हार्मोन मौजूद होने के बावजूद सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इससे हम हार्मोनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन होता है लेकिन सेल्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और इसलिए ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेम्ब्रेन फ्रेगिलिटी का, खासकर आरबीसी में। आरबीसी की मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो नैरो कैपिलरीज से आसानी से निकल सके। अगर मेम्ब्रेन वीक या फ्रेगाइल हो जाए
तो आरबीसी जल्दी टूट जाती है, जिसे हम हेमोलाइसिस कहते हैं। इससे एनीमिया डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम का मतलब है ट्रांसपोर्ट फेलियर, सिग्नल फेलियर और सेल सर्वाइवल फेलियर। यही कारण है कि मेम्ब्रेन डिसऑर्डर सीधे सीरियस सिस्टमेटिक डिजीज में बदल जाते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं पर एटीपी बनती है, जो हर सेलुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम न करें, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है एनर्जी डेफिशिएंसी की। हाई एनर्जी डिमांड वाले टिश्यूज जैसे मसल्स, ब्रेन और हार्ट सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। मरीज को मसल वीकनेस, जल्दी थकान, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और कभी-कभी हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ब्रेन अफेक्ट होने पर सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले और मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन का। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन सही से नहीं बनेंगे और एटीपी प्रोडक्शन और भी कम हो जाएगा। ऐसे डिसऑर्डर्स मैटरनल इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाते हैं, यानी कि डिजीज मदर से बच्चों में जाती है। तीसरा रोल है एपोप्टोसिस कंट्रोल में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है कि डैमेज्ड सेल को कब सेल्फ डिस्ट्रॉय करना है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो एबनॉर्मल सेल सर्वाइवल करने लगते हैं, जो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर एपोप्टोसिस ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो अननेसेसरी सेल लॉस होने लगता है, जिससे डीजनरेटिव डिजीज बढ़ सकती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शन का मतलब है एनर्जी क्राइसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर और सेल सर्वाइवल कंट्रोल की फेलियर, तीनों मिलकर सीरियस सिस्टमैटिक डिजीज पैदा करते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम कंट्रोल का काम करता है। इसलिए अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक से काम न करे तो मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग की। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड न हो तो गलत प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं और सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। लंबे समय तक ईआर स्ट्रेस रहने से सेल डैमेज और मेटाबॉलिक डिजीज जैसे डायबिटीज और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन फेलियर की बात करें। देखिए, लीवर सेल्स में एसईआर ड्रग्स और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। अगर एसईआर वीक हो जाए तो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगते हैं, जिससे लीवर डैमेज, ड्रग सेंसिटिविटी और पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ता है। तीसरा मेजर रोल होता है कैल्शियम बैलेंस का, खासकर मसल सेल्स में, जहां एसईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर कैल्शियम रिलीज और अपटेक ठीक से न हो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिससे मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और कार्डियक रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए ईआर डिसफंक्शन का मतलब होता है गलत प्रोटीन प्रोडक्शन, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन और मसल कंट्रोल फेलियर, जो डायरेक्टली सीरियस क्लिनिकल कंडीशंस में बदलते हैं। देखिए, गोल्जी ऑपरेटर सेल का पैकेजिंग और डिलीवरी सेंटर होता है।
यहाँ प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करके सही एड्रेस पर भेजा जाता है। इसलिए अगर गोल्जी का सॉर्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो सही सामान गलत जगह पर पहुंचता है और सेल का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है लाइसोसोमल एंजाइम टारगेटिंग डिफेक्ट की, यानी कि अगर गोल्जी लाइसोसोमल एंजाइम्स को सही तरह से लाइसोसोम्स में न भेज पाए तो ये एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं और लाइसोसोम एम्प्टी रह जाता है। इससे वेस्ट डाइजेशन नहीं हो पाता और स्टोरेज डिजीज डेवलप हो जाती है। जहां सेल के अंदर वेस्ट जमा होने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है सीक्रेशन डिफेक्ट्स की, यानी कि हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स सही तरीके से पैक और रिलीज नहीं हो पाते, जिससे एंडोक्राइन इम्बैलेंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और नर्व सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर में गोल्जी एंजाइम्स ही डिफेक्टिव होते हैं, जिनमें प्रोटीन पर सही कार्बोहाइड्रेट चेन नहीं लग पाती। इससे प्रोटीन फंक्शन खराब हो जाता है और मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। वायरल इन्फेक्शंस में भी वायरस गोल्जी सिस्टम को हाईजैक करके अपने वायरल प्रोटीन्स पैक बनवाते हैं और जिससे नॉर्मल सेल सीक्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है और सेल डैमेज बढ़ जाता है। इसलिए गोल्जी डिसफंक्शन का मतलब है डिलीवरी सिस्टम फेलियर, और जब डिलीवरी फेल हो जाती है तो पूरे बॉडी सिस्टम अफेक्ट होने लगते हैं। देखिए, लाइसोसोम सेल का वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सिस्टम होता है। अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो सेल के अंदर कचरा जमा होने लगता है और धीरे धीरे सेल काम करना बंद कर देता है। इसका सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ डिजीज है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इसमें किसी स्पेसिफिक एंजाइम की कमी होती है जिससे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते और लाइसोसोम में जमा होते रहते हैं। इससे सेल फूल जाती है और टिश्यू लेवल पर डिसफंक्शन दिखाई देता है, खासकर ब्रेन, लीवर और स्प्लीन में। दूसरा इशू होता है ऑटोफैजी फेलियर का। अगर पुराने ऑर्गेनल्स सही से रिमूव न हो तो डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर जमा होने लगते हैं, जिससे सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज का रिस्क बढ़ता है। कुछ केसेस में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिससे एंजाइम्स बाहर लीक होकर आसपास के टिश्यूज को डाइजेस्ट करने लगते हैं। इससे इन्फ्लामेशन और टिश्यू इंजरी बढ़ जाती है, जैसे सीवियर इन्फेक्शन और ट्रॉमा में देखा जाता है। इसलिए लाइसोसोम डिसफंक्शन का मतलब है वेस्ट एक्यूमुलेशन, रिसाइक्लिंग फेलियर और टिश्यू डैमेज, जो सीधे सीरियस डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, प्रोक्सिसोम्स सेल के अंदर केमिकल सेफ्टी सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए अगर प्रोक्सिसोम्स ठीक से काम न करें तो सबसे पहले टॉक्सिक सब्सटेंस और एबनॉर्मल फैट जमा होने लगते हैं। प्रोक्सिसोमल डिसऑर्डर में वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, जो खासकर ब्रेन और लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं। इससे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले, सीजर्स, मसल वीकनेस और विजन प्रॉब्लम दिखाई देती है। प्रोक्सिसोम्स प्लाज्मेलोजेंस बनाते हैं, जो नर्व सेल्स की माइलिन शीथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये सही से नहीं बने तो नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन फेलियर की वजह से ड्रग्स और अल्कोहल का इफेक्ट
बॉडी पर ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, जिससे लीवर डैमेज जल्दी होता है। इसलिए प्रोक्सिसोम्स डिसफंक्शन का मतलब है केमिकल टॉक्सिसिटी, फैट मेटाबॉलिज्म फेलियर और नर्वस सिस्टम डैमेज। देखिए, साइटोस्केलेटन सेल का सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मूवमेंट सिस्टम तीनों है। इसलिए अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए तो सेल की बेसिक फंक्शनिंग ही डिस्टर्ब हो जाती है। अगर माइक्रोट्यूबल्स और मोटर प्रोटीन्स ठीक से काम न करें तो वेसिकल्स और न्यूट्रिएंट्स नर्व सेल के लंबे प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते। इससे न्यूरॉन्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे मेमोरी लॉस और मूवमेंट डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। अगर एक्टिन मायोसिन सिस्टम डिस्टर्ब है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिससे मसल वीकनेस और फटीग होती है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में साइटोस्केलेटल प्रोटीन की डिफेक्ट पाई जाती है। सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूबल्स से बने होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर खराब हो जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस क्लियर नहीं हो पाता और रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होने लगते हैं। स्पर्म फ्लैजिला डिफेक्ट में मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स भी साइटोस्केलेटन से बनते हैं और अगर ये सिस्टम फॉल्टी हो जाता है तो क्रोमोसोम्स सही तरीके से डिवाइड नहीं करते और एबनॉर्मल सेल डिवीजन से कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए साइटोस्केलेटन डिसफंक्शन का मतलब ट्रांसपोर्ट फेलियर, मूवमेंट फेलियर और डिवीजन फेलियर, जो सीधे सीरियस डिजीज से जुड़ा हुआ है। सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन जैसे माइक्रोविली, सीलिया, फ्लैजिला और जंक्शंस सीधे ऑर्गन फंक्शन से जुड़े होते हैं। इसलिए इनमें डिफेक्ट आने का मतलब है ऑर्गन लेवल प्रॉब्लम। अगर माइक्रोविली डैमेज हो जाए, खासकर इंटेस्टाइन में, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है और न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इससे मेल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, एनीमिया और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, चाहे डाइजेशन ठीक ही क्यों ना हो। अब सीलिया डिसफंक्शन की बात करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया म्यूकस और डस्ट को बाहर निकालते हैं। अगर सीलिया ठीक से काम न करे तो म्यूकस जमा हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन, क्रोनिक कफ और सांस की दिक्कत होने लगती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीलिया खराब हो तो ओवम आगे नहीं बढ़ पाता और इनफर्टिलिटी हो सकती है। फ्लैजिला डिफेक्ट खासकर स्पर्म टेल में स्पर्म को मूव नहीं करने देता। इससे स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंचता और मेल इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। अब आते हैं सेल जंक्शन डिफेक्ट पर। अगर डेस्मोसोम्स कमज़ोर हो तो स्किन और म्यूकोसल टिश्यूज फ्रेगाइल हो जाते हैं और हल्के प्रेशर से भी ब्लिस्टर कर सकते हैं। टाइट जंक्शंस अगर खराब हो तो लीकेज होने लगता है और इंटेस्टाइन या किडनी में नॉर्मल बैरियर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। गैप जंक्शंस की प्रॉब्लम में सेल्स आपस में सिग्नल शेयर नहीं कर पाते, जिससे हार्ट मसल में कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हो सकता है और एरिथमिया जैसी कंडीशन बन सकती है। इसलिए सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन की डिसफंक्शन का मतलब एब्जॉर्प्शन फेलियर, क्लीनिंग फेलियर और कम्युनिकेशन फेलियर और टिश्यू वीकनेस है। देखिए, डिजीज़ हमेशा सीधे ऑर्गन से शुरू नहीं होती, बल्कि अक्सर सेल से शुरू होकर टिश्यू और फिर ऑर्गन तक पहुंचती है। जब बहुत सारी सेल्स एक ही तरह से खराब होने लगती है, तब टिश्यू का ओवरऑल फंक्शन बिगड़ता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट हो तो मसल सेल में एनर्जी कम बनती है। जब लाखों मसल सेल वीक हो जाते हैं, तब पूरा मसल टिश्यू वीक दिखने लगता है और पेशेंट्स को
मसल वीकनेस और जल्दी थकान महसूस होती है। लीवर में अगर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन, फैट या कि फिर वेस्ट जमा होने लगे तो लीवर टिश्यू फूल जाता है और स्टिफ हो जाता है। इससे लीवर एनलार्जमेंट, जॉन्डिस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। ब्रेन टिश्यू में अगर न्यूरॉन्स के साइटोस्केलेटन या माइलिन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तो सिग्नल कंडक्शन स्लो या कि फिर इर्रेगुलर हो जाता है। इससे मेमोरी लॉस, मूवमेंट प्रॉब्लम और सीजर्स जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर सिक्रेटरी सेल्स का गोल्जी या कि फिर ईआर खराब हो जाए तो हॉर्मोन्स सही मात्रा में नहीं निकलेंगे, जिससे पूरे बॉडी का मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टिश्यूज डिजीज इज नथिंग बट कलेक्टिव सेलुलर डिस्फंक्शन। जब सेल्स ठीक होगी तो टिश्यू ठीक रहेगा, और टिश्यू ठीक रहेगा तो ऑर्गन भी सही से काम करेगा। देखिए, डिजीज के चांसेस सबसे पहले सेल के अंदर दिखाई देते हैं। ऑर्गन लेवल सिम्टम्स बाद में आते हैं। जब बायोप्सी या ब्लड सीमर देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे सेल के न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्लूजन्स, मेम्ब्रेन और जंक्शंस में चेंजेस देखकर डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि डिजीज़ किस टाइप की है। जैसे कैंसर में न्यूक्लियस बड़ा और इर्रेगुलर हो जाता है, क्रोमेटिन पैटर्न बदल जाता है और सेल डिवीज़न एबनॉर्मल दिखने लगता है। जेनेटिक डिजीज़ में ऑर्गेनल डिफेक्ट पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए सेल्युलर लेवल स्टडी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसी कारण न्यूबॉर्न जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में मेटाबॉलिक और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर चेक किए जाते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटी भी पहले सेल को डैमेज करती है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर को। अगर टाइम पर सेल डैमेज डिटेक्ट हो जाए तो ऑर्गन फेलियर को रोका जा सकता है। साइटोलॉजी टेस्ट जैसे पैप सीमर में सिर्फ सेल्स देखकर सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो जाता है। इससे पेशेंट की लाइफ बचाई जा सकती है। देखिए, इसलिए मेडिसिन में रूल है कि अर्लियर द सेल्युलर डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस। सेल स्ट्रक्चर की नॉलेज डॉक्टर को डिजीज को जल्दी पहचानने और सही ट्रीटमेंट देने में मदद करती है। देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा उस ऑर्गेनल्स को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है जो डिजीज में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। काफ़ी सारी ड्रग्स सीधे माइटोकॉन्ड्रिया और एसईआर पर इफेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन्स एटीपी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है या कि फिर डिटॉक्स एंजाइम्स को ओवरलोड कर देती है। इसलिए साइड इफ़ेक्ट पहले लीवर और मसल्स में दिखाई देते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में ड्रग्स स्पिंडल फाइबर और एपोप्टोसिस पाथवे को टारगेट करती है ताकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को रोका जा सके। इसलिए कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स हेयर फॉलिकल्स और गट लाइनिंग पर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न तेज़ होता है। देखिए, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ में रिसर्च साइटोस्केलेटन और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटेक्शन पर फोकस करती है ताकि न्यूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एनर्जी सप्लाई को बचाया जा सके। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ में ईआर, स्ट्रेस और इंसुलिन सीक्रेशन पाथवेज को टारगेट किया जाता है ताकि हार्मोन प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सके। जीन थेरेपी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स सीधे सेल्युलर डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, न कि सिर्फ सिम्टम्स को दबाती हैं। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन का फ्यूचर सेल्युलर लेवल अंडरस्टैंडिंग और टारगेटेड थेरेपी पर बेस्ड है। जितना अच्छे से हम सेल को समझेंगे, उतना एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा।
अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ जाए तो सेल पर क्या असर होगा? इससे सेल स्वेलिंग या कि फिर लाइसिस हो सकती है। देखिए, अनकंट्रोल्ड आयन और पानी का एंट्री ऑस्मोसिस को बढ़ा देता है, जिससे कि सेल फूलकर फट सकती है। अगर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स खराब हो जाए तो हार्मोन एक्शन क्यों घट जाता है? देखिए, हार्मोन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने की वजह से हार्मोन एक्शन घट जाता है। देखिए, हार्मोन बाइंडिंग न होने पर इंट्रासेल्युलर रेस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाए तो सबसे पहले कौन सा टिश्यू प्रभावित होगा? देखिए, सबसे पहले मसल और नर्व टिश्यू प्रभावित होंगे। देखिए, इन टिश्यूज को लगातार एटीपी चाहिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया खराब होने पर एनर्जी फेलियर सबसे पहले इन्हीं में ही होगा। अगर गोल्जी अपरेटस ठीक से काम न करे तो सीक्रेशन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्रोटीन्स और हार्मोन है वो प्रॉपरली पैकेज नहीं होंगे। देखिए, गोल्जी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है और इसके डिफेक्ट से सीक्रेशन फेलियर होता है। अगर लाइसोसोम्स लीक कर जाए तो सेल के साथ क्या हो सकता है? तो सेल ऑटोलाइसिस और सेल डेथ हो सकती है। देखिए, लाइसोसोमल एंजाइम साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर प्रोक्सिसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन न कर पाए तो क्या हो सकता है? तो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाएंगे। देखिए, जो प्रोक्सिसोम्स होते हैं वो H2O2 और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसके फेलियर से ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है। अगर साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हो जाए तो सेल फंक्शन पर क्या असर पड़ेगा? अगर साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब होता है तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और सेल शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, जो माइक्रोट्यूबल्स और फिलामेंट्स होते हैं वो मूवमेंट और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अगर माइक्रोविली डैमेज हो जाए तो इंटेस्टाइन में क्या समस्या होगी? तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और उससे वेट लॉस होगा, क्योंकि जो माइक्रोविलीज होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और इसके डैमेज से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन घट सकता है। अगर सीलिया काम न करे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होगा? तो रिपीटेड इन्फेक्शन और म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देखिए, सीलिया जो है वो म्यूकस को बाहर ले जाने का काम करते हैं और इसके फेलियर से डस्ट और जर्म्स और म्यूकस जमा होने लगते हैं। अगर सेल जंक्शन कमज़ोर हो जाए तो टिश्यू लेवल पर क्या असर होगा? अगर किसी सेल का सेल जंक्शन कमज़ोर होता है तो टिश्यू इंटीग्रिटी लॉस्ट होता है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। देखिए, जो डेस्मोसोम्स जंक्शंस होते हैं और टाइट जंक्शंस होते हैं वो सेल्स को टाइटली जोड़ के रखते हैं और इसके डिफेक्ट से सेल का सेपरेशन हो सकता है।